शॉर्पनर में जब पेंसिल को टर्न करेंगे तो वो भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा, दैट विल कॉल द टॉर्क। और इसी तरह अगर हम टैप वाटर लेना चाह रहे हैं, टैप को जब हम ओपन करेंगे तो टैप ओपन होने की सूरत में हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब इसी तरह से हमारे पास इसमें डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं जो कि नेक्स्ट हेल्प आउट करती है फाइंड आउट करने में टॉर्क को, ठीक है। सबसे पहले है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? एक सॉलिड बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की भी जा रही हो लेकिन उसको जो है डीफॉर्म नहीं किया जा रहा, वो फोर्स उसकी शेप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करी या डिस्ट्रॉय नहीं करी। लाइक एक हमने ब्रिक ले ली, ईंट ले ली, उसके ऊपर हम जितनी मर्जी अपने हाथ से फोर्स लगाए जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो ब्रेक भी नहीं करेगी, ना ही उसकी शेप में कोई भी तब्दीली आएगी। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो एक रिजिड बॉडी है एंड रिजिड बॉडी में हमारे पास तमाम पार्टिकल्स का डिस्टेंस अगर बिल्कुल इक्वल रहे तो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। का दूसरे पार्टिकल से जितना डिस्टेंस है, लाइक ये आर, सो ये सेम रहेगा तो वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। एंड उस बॉडी पे जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई करें वो डीफॉर्म नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि उन पार्टिकल्स का डिस्टेंस अगर बिल्कुल इक्वल रहे तो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है, ठीक है। सो हर पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से जितना डिस्टेंस है, लाइक ये आर, सो ये सेम रहेगा तो वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। एंड उस बॉडी पे जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई करें वो डीफॉर्म नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि उन पार्टिकल का डिस्टेंस जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो जाए। लाइक अगर हम स्पंज ले लेते हैं, ठीक है, या कोई डस्टर ले लेते हैं या फोम वगैरह, फोम में भी ये होता है कि जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स का एक दूसरे से डिस्टेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड जो है शेप वो डीफॉर्म हो जाती है, वो अपनी शेप बदल लेते हैं, चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम ब्रिक के केस में देखें तो इनके पार्टिकल्स का जब तक डिस्टेंस चेंज नहीं होगा फोर्स अप्लाई करने से, तब तक उसकी शेप वही की वही रहेगी जो पहले थी। इसलिए वो तमाम बॉडीज जिनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम रहे आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, दीज आर कॉल्ड द रिजिड बॉडीज। सो द नेक्स्ट थिंग इज जो हमें चाहिए होती है टॉर्क को डिफाइन करने के लिए, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होते हैं? हमें एक्सिस से पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अलोंग रोटेशन हो रही होगी, ठीक है। इसके लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं टॉप की, ठीक है। लट्टू जो होता है इस तरह से, उस पे क्या हम कह रहे हैं कि ये उसका एक हैंडल सा लगा हुआ था, उस हैंडल के अलोंग हमने उसको रोटेट करवा दिया, ठीक है। रोटेशन हो रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो हमने इसको रोटेट करवाया तो इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब इसका ये पॉइंट जो है जो ग्राउंड के साथ अटैच है वो भी मूव कर रहा है, ऊपर से भी मूव कर रहा है, बट सारी की सारी मूवमेंट इसी पॉइंट के अलोंग हो रही है, ठीक है। ये जो टॉप है वो पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है अलोंग दैट लाइन। सो वो लाइन जिसके अलोंग बॉडी पूरी रोटेट कर जाए, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्यों? क्योंकि इस लाइन के अक्रॉस जो है पूरी की पूरी बॉडी रोटेट कर गई है। तो इसी तरह हम अगर अपने डोर के केस में देखें, उसके जो हाइंड्स थे इस तरह से, ये पॉइंट जो था ये क्या था? लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन था। इसके अलोंग जो है डोर आगे की तरफ मूव कर रहा था या पीछे की तरफ मूव कर रहा था। लाइक जब हम उसको फोर्स लगा रहे थे तो वो खुल रहा था या बंद हो रहा था अलोंग दैट लाइन, और ये लाइन क्या है? दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, बट एक्चुअली ये है क्या? द लाइन अलोंग विच द बॉडी कैन रोटेट इज सिंपली द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर हम देखें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो है बॉडी मूव कर रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टॉर्क लगे तो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ज्यादा क्रिएट होता है। लाइक अगर हम फोर्स डोर के ओपनिंग पे लगा रहे हैं तब जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो कुछ और होगा, बट अगर उस
उसी पॉइंट को हम उठा के हाइंस के पास या कहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ले गए हैं, कहीं थोड़ा और दूर ले गए हैं, तो तब कौन सा इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। सो ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हम अपनी फोर्स को अप्लाई करें, क्योंकि अगर हम फोर्स सही जगह पे अप्लाई नहीं कर रहे होंगे तो हमें उस काम को करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होगी एंड काम जो है एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए भी हम डिफरेंट चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। लाइक अभी हमने एक मोमेंट आर्म एक हम स्पैनर को यूज़ करें, स्पैनर, ठीक है। स्पैनर में क्या होता है कि वो जो है नट या बोल्ट को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए यूज होता है। वो किस शेप का होता है, इस तरह से ये स्पैनर्स होते हैं, ठीक है। अब स्पैनर में भी ये यहाँ पे नट या बोल्ट लगा हुआ है, इसको या लूज करेगा या टाइट करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। सो अब इसके ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास इसकी ये लेंथ कितनी है, ठीक है। ये इसका आर्म सा है, इसकी लेंथ कितनी है। अगर इसकी लेंथ कम है तो काम जल्दी नहीं परफॉर्म होगा, लेकिन अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगने की वजह यहाँ पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट होगा। तो जैसे जैसे हम फोर्स की पोजीशन, जो फोर्स हम अप्लाई करें उसी की पोजीशन को चेंज करते हैं, तब भी हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आते हैं कि बॉडी एफिशिएंटली काम कर रही है या एफिशिएंटली काम नहीं कर रही। सो इसके लिए भी हमने जो स्पैनर यूज़ की है वो एक छोटी आर्म का यूज़ किया एंड एक बड़ी आर्म का यूज़ किया, और यहाँ से इसका जो ये डिस्टेंस है इसको कहते हैं मूवमेंट आर्म, ठीक है। ये मूवमेंट आर्म अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या होता है। एंड मूवमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स जो कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, दे विल फॉर्म द टॉर्क, ठीक है। ये दोनों चीजें मिलके टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं। सो अब हम जो दूसरी चीज देख रहे हैं इस अपने तमाम टर्म्स में, वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब वो क्या चीज होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे एक्शन कि ये हमारे पास इस तरह से ये वो लाइन है जहाँ पे फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास था एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ हम कोई भी बॉडी ले रहे हैं, ठीक है, लाइक एक स्ट्रिप से ही ले ली, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था जिसके अलोंग ये पूरी बॉडी मूव करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, इसके दूसरे एंड पे, ठीक है। तो जहाँ पे फोर्स लग रही होगी दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इधर से ही पता चल गया कि एक हमारे पास सबसे पहले थी रिजिड बॉडी, कि जब हमने फोर्स लगाई तो उसकी शेप जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि उसके हर पार्टिकल का डिस्टेंस दूसरे पार्टिकल से सेम रहा। देन एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो लाइन जिसके अलोंग बॉडी रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, टर्न ले रही है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द नेक्स्ट थिंग इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, वो लाइन जहाँ पे हम फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं, इन फोर्सेस अप्लाई करने से हम डिफरेंट वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन। अब नेक्स्ट थिंग है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म क्या होते हैं कि दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action and axis of rotation is called the movement arm. So ये perpendicular जो distance है and ये perpendicular distance, it will give us the movement arm. So movement arm के लिए हम कहेंगे it is the perpendicular distance. It is perpendicular distance. It is perpendicular distance between line of action of forces and the next thing is axis of rotation. Axis of rotation. So ये जो perpendicular distance है that will give us the movement arm. अब हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं स्पैनर की, कि हमने मूवमेंट आर्म को क्यों ज़्यादा रखा, उसकी लेंथ क्यों बढ़ाई उस आर्म की, कि फोर्स कम लगानी पड़ी और टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट हुआ। तो अब हम देखते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन रहा है। टॉर्क
होगा। सो स्पैनर के केस में हमने देखा था कि दो डिफरेंट जो है हमने लेंथ के स्पैनर्स लिए थे जिनकी आर्म लेंथ डिफरेंट थी इस तरह से। सो क्या हुआ कि आर या एल जो है, हम मोमेंट आर्म को एल से कह रहे हैं, ये एल जो है चेंज हो गया, ठीक है। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी का, क्योंकि इसके अलोंग पूरी बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है। सो इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन और अप्लाइड फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट वन, इट इज द मोमेंट आर्म। सो मोमेंट आर्म को बढ़ाने से भी टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एंड फोर्स को बढ़ाने से भी टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इस केस में अगर देखें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हम 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और मोमेंट आर्म जो ये डिस्टेंस है हमने 3 मीटर्स लिया हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 15 न्यूटन मीटर। इट मींस हमने सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, जबकि बॉडी जो है उसने 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क, उसमें टर्निंग इफेक्ट इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। सो अब हमारे पास यहाँ से भी पता चलता है कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड मोमेंट आर्म का यूनिट है मीटर। सो टॉर्क का जो हमारे पास यूनिट आएगा दैट विल बी न्यूटन मीटर। सो अगर हमें 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो हमें 1 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी एट 1 मीटर डिस्टेंस। सो वी कैन गेट द 1 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द टॉर्क, कि सबसे पहले टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को हम टॉर्क कहते हैं एंड हमारे पास जो जो चीजें रिक्वायर होती हैं कि हम उसको देखें कि किस तरह टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट वन इज द रिजिड बॉडी, कि हमारे पास जो बॉडी है वो रिजिड होनी चाहिए, उसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए। देन द नेक्स्ट थिंग इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो पॉइंट या वो लाइन जिसके अलोंग बॉडी मूव कर जाती है, रोटेट करती है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द नेक्स्ट थिंग इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो लाइन जहाँ पे फोर्स को एक्ट करवाया जा रहा है, जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जा रही है कि बॉडी में टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो सके। द नेक्स्ट थिंग इज मोमेंट आर्म and it is the perpendicular distance between the line of action of forces and axis of rotation। and then हमने देखा कि किस